चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात करने जा रहे हैं वो है डीएनए की। लेकिन उससे पहले हम अगर आपसे ये पूछें कि कभी फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग ये दावा करने लगते हैं कि साहब ये मेरे पापा हैं या ये मेरी मम्मी है, कुछ लोग ये दावा कर दिया, कैसे आप इस चीज़ को टैकल करेंगे इस सिचुएशन को? एक लड़के ने ये दावा कर दिया है कि साहब फला आदमी मेरा पापा है या फला लड़की मेरी मम्मी है, तो ये कैसे आप इस चीज़ को टैकल करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ करते हैं जो फिनोमेना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसके थ्रू हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि अगर फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं डीएनए के इस लड़के से तो ये इसी के पेरेंट है, वरना नहीं। फैमिली डिस्प्यूट तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसी के ऊपर अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डीएनए की। डीएनए असल में होता क्या? डीएनए एक पॉलीमर है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर। डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनके बारे में हम 2 मिनट में बात कर रहे हैं। पहले आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, आपको अगर पिछला चैप्टर याद हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बेसिस पे यही एक स्पेसिफिक चीज होती है, हर किसी स्पीशीज की ये न्यूक्लियोटाइड्स फिक्स्ड रहते हैं। जैसे अगर बात करी जाए बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। पहली बात बता दें, बैक्टीरियोफेज यानी फेज मतलब फैगोसिटिक है ये, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस है। इसका नाम है 5174 और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो क्वांटिटी है कितनी है? 5386। डायरेक्ट कुछ फिगर्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट्स में भी और पिछले सीबीएसई के क्वेश्चंस में भी। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स। देखिए यहां याद रखिएगा, यहां न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी कि सिर्फ बेसेस की बात हो रही है और यहां बेस पेयर्स की बात हो रही है। तो पेयर में याद रखिएगा कौन है? बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ई कोलाई हैज 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। ई कोलाई कितने हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स है। इसके अलावा अगर आप अपने हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। आपके अंदर कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे आपको ये पता चल गया कि साहब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो बेस पेयरिंग कर रहे होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन पेयर करता है ग्वानिन ए टी के साथ में, जी जो है वो सी के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। ऐसे थाइमिन किससे करेगा? अपना कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ में, और साइटोसिन अपने कॉम्प्लीमेंट्री जी के साथ में पेयरिंग करता है। अगर ये पेयरिंग हो गई तो इसे कह देते हैं बेस पेयर। अगर वाली एक है तो नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की कि डीएनए की डिस्कवरी किसने करी, किसने इसका नाम रखा, क्या, वो सारी बात है। तो डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। सबसे पहली बात, डीएनए कैसा होता है? एसिडिक है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहां मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ये पहली बार पता लगाया किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। कब? 1869 में उन्होंने कह दिया कि साहब न्यूक्लियस के अंदर कोई एक एसिडिक मटेरियल मिलता है जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियन कहेंगे। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियन नाम रख दिया। समझ आएगा? बाद में अब देखिए जरा इन्होंने इस बात को बताया 1869 और इसके बाद अगली रिसर्च जो आई डीएनए से रिलेटेड वो आई 1953 में। इतना लंबा गैप आ गया, 18 से 19 की तरफ चले गए, तो पूरा 100 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपकी अभी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, इसके अलावा बहुत सारी और चीजों की डिस्कवरी नहीं हो पाई, एक्सरे की डिस्कवरी नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें जब डिस्कवर हो गई उसके बाद नए टेक्निकल इश्यूज जब आ गए, नई टेक्निकल चीजें, तब हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। और वहां पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रैंकलिन और विल्किंस। ठीक है, ये फ्रैंकलिन है साहब और विल्किंस, ये 2 साइंटिस्ट। इन्होंने एक्सरे डाला किसके ऊपर?
इसी न्यूक्लियन के ऊपर, और एक्सरे डाल के इसका एक 3D स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करें, लेकिन एग्जैक्ट एक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करता। फिर कौन आए? फिर 1953 में ही सेम ईयर में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने इस एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन था पैटर्न जो प्रोड्यूस किया था इन्होंने डेटा, उस डेटा के स्ट्रक्चर बेसिस पे जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या करा? डीएनए के बारे में बताना शुरू करा और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर डाला कि डीएनए ऐसा होता है, वैसा होता है, कैसा होता है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं तो इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसका? डीएनए के स्ट्रक्चर, और ये वन ऑफ द हॉलमार्क। अब एक नई चीज आ रही है इसमें, इन्होंने क्या बताया? प्रोपोजिशन दी इन्होंने कि पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है इनके बीच में क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। आप देख सकते हो, ये बात किसने बताई थी? इन्होंने ही बता दी थी। ठीक, हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, और ये प्रोपोजिशन किसने बताई थी? ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था? एरविन चार्गाफ। ये चार्गाफ रूल हम आपको पूरा भी बताने जा रहे हैं थोड़ी देर में, डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा बताएंगे। चार्गाफ ने ये बात बताई कि भाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसमें जो रेशियो होता है डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, और इन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग हो रही है, और इनकी बेस पेयरिंग का जो रेशियो है, रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, ए और टी, और दूसरा रेशियो ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों का रेशियो, यानी हम कहते हैं A/T, और इधर कहते हैं G, कंसंट्रेशन ऑफ G/C। ये जितनी मोलर वैल्यू है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, समझ में आएगा? कोई दिक्कत इसमें? ये एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं जो डिक्टो पूछी गई हैं, हमने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, समझा आपको दिया। अब हम लोग फुल्ली चल रहे हैं किसकी तरफ? डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर की तरफ, और कैसे डीएनए बना होता है इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देख आपका जो डीएनए होता है ना, डीएनए है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके, वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये चार्ट आप पूरा मेंटेन करेंगे। न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला अगर यहां बात करेंगे P, समझ में आएगा? इस तरह से H3PO4। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं उसको देखा गया कि फर्दर दो चीजों से मिलकर बने हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर मतलब कितने कार्बन की शुगर होगी? नाम ही बता रहा है यार, 5 कार्बन की शुगर। अब ये शुगर जो है ना, हम अगर खाली न्यूक्लियोटाइड की बात करें, हम अगर स्पेसिफाई ना करें कि ये हम डीएनए के बारे में पढ़ा रहे हैं या आरएनए के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर इसकी बात करें तो ये पेंटोज शुगर दो तरीके की हो सकती है। हम डीएनए आरएनए दोनों को यही कंपाइल कर देते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों के इन स्ट्रक्चर्स कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। पेंटोज शुगर दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन सी? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करी जाए तो दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन और पाइरीन।
प्यूरीन को फर्दर बांट दिया गया 2 पार्ट में, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन को भी बांट दिया गया 2 पार्ट में। अगर डीएनए की बात करें तो थाइमिन साइटोसिन, और अगर यहां आरएनए होता तो यूरेसिल। ठीक, अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। राइबोस शुगर कुछ इस तरीके से दी गई थी, 5 कार्बन की शुगर, तो कुछ ऐसी देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गई आपकी राइबोस शुगर, और यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर। आप यहाँ के साथ इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, चाहे आप राइबोस कह लीजिए चाहे डीऑक्सीराइबोस कह लीजिए, कोई तो फर्क नजर आ नहीं रहा है ना। अब अगर हम आपसे कहें कि साथ फर्क है और बहुत बड़ा है, यहाँ एक ऑक्सीजन लगा होता है और वो फर्क क्या है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ H और OH मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी OH और H मिल रहा है, इधर भी OH और H मिल रहा है, H और CH2OH। कितने कार्बन हो गए देखिए, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की होगी शुगर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और ये हाइड्रोजन को आप अल्टरनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको नीचे ऊपर कर लो, अल्फा और बीटा शुगर रहती है बस। तो यहाँ पे हम इसको OH और H मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये तो हो गई शुगर की बात, कौन सी? राइबोस। लेकिन अगर हम बात करें इस शुगर की तो इसमें क्या होगा? सेम कंडीशन, लेकिन इसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। ध्यान दीजिए, सेकंड पोजीशन पे क्या एब्सेंट हो गई? ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, यहां से हटा तो क्या बचा? H, इधर भी H, OH, इधर H, OH, कोई दिक्कत? जब एक ऑक्सीजन चली गई तब इसने क्या कह दिया? डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन निकल चुकी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस शुगर 2 तरीके की हो गई, एक तो डीऑक्सी फॉर्म में मिलेगी, डबल फॉर्म में मिलेगी। अब अगर बात करी जाए प्यूरिन्स की और पिरिमिडीन्स की, इसकी बात कर रहे हैं हम, प्यूरिन्स की और पिरिमिडीन्स की। अगर प्यूरिन्स की बात करी जाए नाइट्रोजनस बेस में, तो ये जो होते हैं ये आपके डबल चेन स्ट्रक्चर है, इसमें 2 चेन मिलेंगे, 2 चेन मतलब एक कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए, और दूसरी चेन कुछ इस तरीके से, तो डबल चेन स्ट्रक्चर है। और पिरिमिडीन सिंगल चेन स्ट्रक्चर है। हमने आपको बताया था कि हम आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाएंगे जब आप पहले बात कर रहे थे। तो अगर ध्यान दीजिए, प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर ये है और पिरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर ये। एनसीईआरटी से डिब्बों की फॉर्म में ऐसे दिखा रही है, तो उसने पिरिमिडीन को ऐसे दिखा दिया और प्यूरिन को दिखाने के लिए उसने ये इस तरह से शो किया। अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे एनसीईआरटी बने हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इन्होंने देखिए 2 रिंग एक साथ ली है, तो प्यूरिन को इसमें डिफाइन करा है और ये किसको डिफाइन कर रहा है? पिरिमिडीन को। लेकिन असल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एडेनिन और ग्वानिन, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन और ग्वानिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही एडेनिन ग्वानिन सेम कंडीशन रहेगी, इसमें भी मिलेगा और आरएनए में मिलेगा। थाइमिन साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन अगर मिल रहा है किसी में, तो वो क्या है? वो है डीएनए। और अगर आरएनए होगा तो इस थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यानी कि आरएनए में साइटोसिन तो कॉमन है,
थाइमिन की जगह क्या लग जाएगा, यूरेसिल लग जाएगा। और अगर यही डीएनए होता तो यूरेसिल की जगह क्या लग जाता, थाइमिन लग जाता। यानी कि एट अ टाइम, किसी एक टाइम पे अगर हम डीएनए की बात कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। अगर हम आरएनए की बात कर रहे होंगे तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन आरएनए में नहीं होगा, ये किसमें होगा, आरएनए में। और ये किसमें होगा, डीएनए में। दैट मींस डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये तो हो गया कंपोजिशन के इन सब चीजों से मिलकर बना होगा कोई एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ऐसे में न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा, एक एक चीज है किसी के ऊपर। हम लोग बात चुकी है डीएनए कर रहे हैं तो हम डीऑक्सीराइबोस शुगर लेंगे। ये शुगर किसमें होगी, आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबो यानी कि इसमें कौन सी शुगर लगी हुई है, डीऑक्सी। यानी डीएनए के अगर बनाएंगे तो हम ये वाली शुगर लेंगे। देखिए हमने एक पेंटोज शुगर ले ली, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके पहले कार्बन को उठा लिया और इसके 5वें कार्बन को उठा लिया, ठीक है। इनके साथ खेल करेंगे। अगर हम बात करें कि पेंटोज शुगर को किसी फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ रहे हैं, ठीक है, या नाइट्रोजनस बेस से जोड़ रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखिए पेंटोज शुगर को किससे पहले जोड़ेंगे हम, नाइट्रोजनस बेस से जोड़ेंगे। और नाइट्रोजनस बेस को हम इधर रख देते हैं। मान लीजिए एडेनिन रखना है या ग्वानिन रखना है या थाइमिन, हम एक सिंगल चेन वाला ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। रख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखिए आपने कहा ये नाइट्रोजनस बेस है और ये है पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच एक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा ये बातें हमें बताया जाए। नाइट्रोजनस बेस के बारे में अगर हम आपको इसके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएं तो स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर्स। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाए। जैसे एडेनिन का स्ट्रक्चर ये हमने आपको बताया, पिरिमिडीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर आप पिरिमिडीन्स देखिए तो थाइमिन का स्ट्रक्चर ये, जिसमें कार्बन 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 और ये नाइट्रोजन लगे हुए हैं। इसीलिए चूंकि नाइट्रोजन लगे हुए हैं इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, नाइट्रोजनस। और ये बेसिक होते हैं नेचर तो नाइट्रोजनस बेस। अब गौर से देखिए थाइमिन में यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, साइटोसिन में बस यहाँ पे CH2 ग्रुप हटा दिया है, O की जगह NH2 लगा दिया है यहाँ, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे ही यूरेसिल देखिए यहाँ पे CH3 हटाया है यूरेसिल, बाकी पूरा थाइमिन के ही जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए जल्दी से। इसके बाद अगर बात करी जाए थाइमिन का नाम क्या रख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर से पोजीशन। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इसे कहते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। अगर आप गौर से देखें थाइमिन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी कि 5 नंबर में मिथाइल लगा तो किसके, यूरेसिल के, तो क्या बन जाएगा, थाइमिन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आया होगा कि थाइमिन और यूरेसिल में क्या फर्क है, तो क्या फर्क है, एक मिथाइल ग्रुप का ही तो फर्क है बस। अच्छा अब इधर आइए क्लोरीन में, तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये है, एडेनिन का स्ट्रक्चर ये है। एडेनिन को देखिए यहाँ पे एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। इनके नंबरिंग करी जाएगी तो कहां से नंबर लिए जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, एक रिंग कंप्लीट। फिर इधर आते हैं 7 8 9, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये नंबरिंग हमने लिख दी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ऐसे इसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग। नंबरिंग क्यों हम बात कर रहे हैं अभी आपको उसका विराज खोल देंगे। हमने कहा पेंटोज शुगर है जिसको हम जोड़ते हैं किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ। पेंटोज शुगर हमने कौन सी ली है, हमने कोई भी पेंटोज शुगर नहीं ली है। हमने अगर डीएनए की बात करी है तो हमने डीऑक्सीराइबोस टाइप की पेंटोज शुगर ली है। यानी कि ये जो शुगर है इसमें यहाँ वाले जो 2 नंबर का हाइड्रोजन है, याद रखिएगा किस पे,
2 नंबर का जो कार्बन है उस पे OH की जगह क्या होगा, सिर्फ H होगा, एक ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाती है। शुगर स्टेबल हो जाएगी, ज्यादा बॉन्डिंग नहीं करेगी और इसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में, आरएनए के कंपैरिजन में। वो क्वेश्चन एक आएगा डीएनए ज्यादा स्टेबल है कि आरएनए, तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, क्यों है वो सारी कंडीशंस आपको बता दें। अगर पेंटोज शुगर हमारे प्यूरिन्स के साथ में जुड़ रही है, यानी कि डबल रिंग स्ट्रक्चर अगर होता तो क्या होता, तो इसका 1 नंबर का जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये किसके साथ में बॉन्ड बनाता, इसके 9 नंबर के नाइट्रोजन के। या 1 किससे जुड़ता, 9 से। याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है इतना डीप में जाके क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 नंबर का कार्बन 9 नंबर के प्यूरिन से जुड़े, प्यूरिन के 9 नंबर वाले कंपाउंड से जुड़ेगा, कोई दिक्कत। अगर प्यूरिन से जुड़ रहा है तो शुगर किससे जुड़ा, नाइट्रोजनस बेस से। शुगर जुड़ गया, यहां तो पेंटोज शुगर था ना, पेंटोज शुगर किससे जुड़ गया, नाइट्रोजनस बेस से। क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। बोलो, अगर यहां एडिनिन होता, अगर हम एक क्या होता, एडिनिन होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या नाम होता है इसका, डीऑक्सी एडिनोसिन। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी। ये जो बॉन्ड बना, अगर आप यहां गौर से देखें तो यहां O था, यहां H होगा कहीं पे, ठीक है, तो OH के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड बनने में जो ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा, इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है, एन ग्लाइकोसिडिक, नॉर्मल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, या लिंकेज या तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू शुगर किससे जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक। अगर यही, अब आपने कहा साहब प्यूरिन की तो बात बता दी, पिरिमिडिन होता तो क्या होता, पिरिमिडिन होता तो ये सिंगल रिंग होती और ये फर्स्ट कार्बन इसके फर्स्ट नंबर से ही जाके जुड़ता। याद रखिए, अगर प्यूरिन से जुड़ेगा तो कौन से पोजीशन से, 9th पोजीशन से। पिरिमिडिन अगर जुड़ेगा शुगर से तो किससे जुड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन से। समझ में आ गई बात या नहीं, ये पॉइंट समझ में आया। और बॉन्ड जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आओ अच्छा इनके नाम तुम खुद बताओगे। जैसे कि अभी हमने कहा एडेनिन जुड़ा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ता तो डीऑक्सी ग्वानिन, थाइमिन जुड़ता तो क्या कहते हैं, डीऑक्सी थाइमिडिन, और अगर साइटोसिन होता तो डीऑक्सी साइटिडिन, थाइमिडिन और साइटिडिन, ठीक, नाम समझ में आ गए। और यूरेसिल तो यूरेसिल, डीऑक्सी यूरेसिल, ठीक। लेकिन यूरेसिल की बात हम तब करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे आरएनए की, डीएनए की बात में नहीं करेंगे यूरेसिल की कोई बात, ठीक। ये स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए, उम्मीद कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर समझ में आ भी गए होंगे। आओ अब थोड़ा सा हम इसको और आगे ले चलते हैं। हमने क्या बना लिया है, हमारा बन गया है न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड को साथ में फास्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आओ देखो, यहां आपकी शुगर थी जो किससे जुड़ी हुई है, अब एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई है, हम ये लिख देते हैं ऐसे, नाइट्रोजनस बेस। और जो बॉन्ड बना हुआ है इसका बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, यही तो बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसका 5वें नंबर का कार्बन उठाओ और 5वें नंबर का कार्बन CH3OH था और यहां से फास्फोरिक एसिड उठाओ। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, तो P के साथ में OO लगे हुए। हो गया H3PO4, कोई दिक्कत। जैसे ये भाई साहब दोनों आपस में दिखे एक दूसरे को, ये OH है, ये OH है, हट जाएगा यहां से, कौन कौन निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। ये एक बॉन्ड बन गया, बोलो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, अगर फास्फोरिक एसिड के साथ में बॉन्ड बनता है तो क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फॉस्फोईस्टर लिंकेज।
कोई दिक्कत इसमें नहीं। बॉन्ड समझ में आए, दो बॉन्ड समझ में आ गए। अब अगर हम इसको पूरा ऐसे ना दिखा के हम एक बहुत सिंपल, अब देखो हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोसाइड से, बन गया न्यूक्लियोटाइड। बोलो अब हम एक न्यूक्लियोटाइड को अगर दिखाएं तो हम कुछ इस तरह से सिंपल वे में दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए हमने कहा हो गया न्यूक्लियोटाइड। बोलो इतना लंबा हम स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हैं, हम सिंपल इसमें नहीं बताते। ये बॉन्ड कौन सा है, बोलो जल्दी से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने अब सबसे ऊपर गए। डीएनए होता क्या है, डीएनए की डेफिनेशन है पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए अभी हमने कहा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानिसिन, डीऑक्सीसाइक्लिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। ठीक, ये तो थे न्यूक्लियोसाइड से। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया इसमें तो न्यूक्लियोटाइड हो गया ना, तब इसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना, मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीसाइक्लिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। कोई दिक्कत? यानी कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सी एडिनोसिन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। अगर हम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जोड़ देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आओ अब डीएनए की तरफ चलते हैं। भाई साहब अभी हम लोगों ने बात करी थी कि सिंगर और निकलसन साहब ने हमें डीएनए के बारे में बताया कि ये एक डबल हेलिकल मॉडल है। डीएनए का कैसा मॉडल है, डबल हेलिकल, यानी हेलिक्स कुछ ऐसे चल रहे हैं। ठीक, यानी इसमें दो स्ट्रैंड होंगे, ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड चल रहे हैं। और ये है स्ट्रैंड किसके बने हुए, न्यूक्लियोटाइड्स के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ही तो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। नहीं समझे? आओ तो इनका एक स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड क्या हमने बनाया, हमने कहा फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसमें शुगर लगी होती है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। फिर सेम कंडीशन, ठीक, फिर सेम कंडीशन, हम चार ले लेते हैं बस, क्योंकि हम कहते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन सब हमने दिखा दिए। हो गए। मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, एडेनिन होगा तो इसमें एक और लगा दिया आपने, दो रिंग होती है, ग्वानिन में भी दो रिंग होगी, थाइमिन में सिंगल रिंग है और साइटोसिन में भी सिंगल रिंग। आपको रिंग पता ही नहीं है ना, कोई दिक्कत? अब इसी को एनसीईआरटी ने डिपो से दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, इसको कुछ ऐसे कर दिया, एडेनिन, ग्वानिन, ऐसे आगे की चौकोर डिब्बा बना दिए, थाइमिन और ये। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें पॉलीमराइजेशन करना है, ये पॉलीमर बनाना है इसको। ये तो मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, और मोनोमर को पॉलीमर में बदलने के लिए सबको एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगी। चेन बनाने के लिए क्या होता है, आप अगर शुगर को याद करें तो शुगर जो थी हमारी पेंटोज शुगर कुछ ऐसी थी कि इसमें यहाँ पे ऊपर OH था, इधर H था, इधर H था, इधर H था, इधर OH था, इधर H था, इधर H था, इधर CH2 OH था। ये जो तीसरे कार्बन का OH है। और जब फास्फोरिक एसिड की बात कर लें तो फास्फोरिक एसिड में जरा ध्यान देना, फास्फोरिक एसिड जब इससे जुड़ा था तो नीचे तो OH का एक H हो गया था, जुड़ गया था, है ना, ऊपर P था, इधर O थे और इधर डबल बॉन्ड होता है। जब ये इस कंडीशन में आता है तो एक नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है, बॉन्ड बना होता है।
तो कैसा चार्ज ले लेगा? नेगेटिव चार्ज ले लेगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ है OH लगा हुआ है इसका, इसके पास एक OH अभी बचा हुआ है ना, H3PO4, एक H निकल चुका है, 2 H अभी बचे हुए हैं, याद करिए। तो 2 H में से जो एक ये OH है जो यहाँ कहीं होगा और यहाँ एक OH है, तो ये OH और ये OH फिर निकल जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये बॉन्ड कुछ ऐसा हमने दिखा दिया। ये भी कौन सा बॉन्ड होगा भाई? शुगर के साथ में फास्फोरिक एसिड बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर है। एक ईस्टर बॉन्ड ये, एक ईस्टर बॉन्ड ये, फिर यहाँ देखिए 3 5, अच्छा ये कौन से कार्बन पे लगा होता है? ये 5 नंबर का कार्बन है, उसी से तो जुड़ा हुआ है, तो हम इसे 5 नंबर दे देंगे। और ये 3 नंबर है ही, तो 3 नंबर वाला 5 नंबर से, 3 नंबर वाला 5 नंबर से, 3 नंबर वाला 5 नंबर से, और इधर 3 नंबर वाला खाली रह गया, 5 इधर है, तो हमसे 3। इन्होंने कह दिया भाई इसके एंड्स के नाम रखते 5 प्राइम 3। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल। अब हमने कहा एक स्ट्रैंड तो बना लिया, डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया साहब, ये चल रहा है इसमें 3 5 3 5 3 5, तो यानी कि इसके एक जगह पे होगा 5 और दूसरी जगह पे हो जाएगा इसी स्ट्रैंड का 3। बोलो कोई दिक्कत? ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि अंदर कैसे हम लोग घुस रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब अगली बात है हमें दूसरा स्ट्रैंड बनाना है। अब दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें फिर से यही चीज करना होगी, लेकिन चार्गाफ एक साइंटिस्ट है, चार्गाफ ने ये बताया कि एडेनिन किससे जुड़ा होगा? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा होगा? साइटोसिन से। ठीक है, और AT से जब जुड़ता है तो भाई साहब ये कौन है? प्यूरीन पिरिमिडीन से जुड़ रहा है। A किससे जुड़ रहा है? एडेनिन किससे जुड़ रहा है? T से। प्यूरीन पिरिमिडीन से जुड़ रहा है। और G किससे जुड़ रहा है? C से। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो कौन कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ेंगे और क्या होगा? साइटोसिन जब ग्वानिन से जुड़ता है तो 1 1 2 6 और 6 2, 1 1 2 6 और 6 2 से जुड़ता है। ठीक है, 1 1 से जुड़ा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, ये साइटोसिन हो गया और ये ग्वानिन। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो यहां कितने बॉन्ड बने अगर आप देखें तो इसके 1 नंबर वाला साइटोसिन के 1 नंबर वाला ग्वानिन के 1 नंबर से जुड़ा, साइटोसिन का 1 नंबर वाला ग्वानिन के 1 नंबर से, 2 वाला 6 से, और ऐसे ही 6 वाला इधर का 2 से जुड़ जाएगा। और जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? ये जो तीनों बॉन्ड बन रहे हैं दूसरे के आगे सामने पे, भाई आपको समझ में आ रहा है? ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। साइटोसिन का फर्स्ट नंबर वाला जो ये ग्वानिन के फर्स्ट नंबर वाले से बॉन्ड बनाएगा। ठीक, जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इधर वाला देख लीजिए, थाइमीन एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा तो 1 3, एडेनिन थाइमीन से जुड़ रहा है तो 1 3 और 6 4 से जुड़ रहा है। ठीक, यानी एडेनिन का 1 और थाइमीन का 3, एडेनिन का 6 और थाइमीन का 4 से जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्ड्स बन जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो इस तरह से हमारी बॉन्डिंग्स तो हो गई, ये भी समझ में आएगा कौन किससे जुड़ेगा। तो एडेनिन किससे जुड़ रहा है? थाइमीन से, यानी कि हमें एडेनिन के सामने क्या बनाना पड़ेगा? थाइमीन बनाना पड़ेगा। और ग्वानिन के सामने क्या बनाना पड़ेगा? साइटोसिन। यानी A के सामने जब हम बनाएंगे तो हम T बनाएंगे, और इसको हमने जब बनाते हैं तो ये क्या होता है, जब ये जुड़ेगा तो ये घूम के ऐसे उल्टा होकर जुड़ेगा, तभी ये इस अरेंजमेंट में आ पाएगा। तो ये शुगर इसके साथ भी जुड़ती है और ये पी है। तो इस तरह से थाइमीन इधर G के साथ में C होगा और इधर हमने शुगर जोड़ी, सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं और
इसी प्रोसेस से आगे चलते चले जाएंगे और ये सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब फिर यहाँ क्या होगा, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। और यहाँ 3 वाला खाली रहेगा, 5 वाला इधर, 3 वाला इधर, 5 वाला इधर, 3 5, तो इधर अब 5 वाला खाली रहेगा। तो इस तरह से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है। एंटी पैरेलल नेचर की होती हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स और एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो हेलिकल फॉर्म है, तो एक हेलिक्स की बात करी जाए तो जो एक हेलिक्स होता है उसकी पिच कितनी होती है, तो पिच होती है 3.4 नैनोमीटर, यानी 3.4 × 10⁹ मीटर, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर की होगी। और जो 3.4 नैनोमीटर की जो पिच है, इसमें कितने बेस पेयर होंगे, देखिए एक ये बेस दोनों हो गया पेयर, एक ये बेस बेस पेयर, तो कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं। तो अगर 10 बेस पेयर है हर एक पिच के अंदर, यानी ये पूरा एक सिस्टम है इसमें एक S2 डबल हेलिक्स मॉडल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक पिच पूरी होगी और 10 आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 2 बेस पेयर के बीच में, अगर 10 आ रहे हैं तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है, ठीक है, ये डिस्टेंस रहता है बिटवीन ईच बेस पेयर। और इस तरह से आपके ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का, जो एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के अपोजिट है, और इसको एडिशनल स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, ये दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब बात करी जाए कि एक डीएनए में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड की बात करी जाए तो ये देखिए फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड था, लेकिन अगर यहाँ 2 ईस्टर लगे हुए हैं तो इसे हम दोनों को मिला कहते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये तो हो गया फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक तो लिखा हुआ है, और ये वाला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से आपका एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। अब हम कुछ इस तरह से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि ये आपका एक टर्म है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी एक पिच है, तो यहाँ से यहाँ तक पिच की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 33.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर बता रहा है ना, एंगस्ट्रॉम होते 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके पूरी एक पिच में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं, और हर बेस पेयर के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर की दूरी की हर बेस पेयर के बीच में। और अगर हम इन 2 स्ट्रैंड्स के बीच में डिस्टेंस पूछें तो 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस रहता है इन 2 बेस पेयर के बीच में, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी में कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं डीएनए के, आप जरा इसको देख लीजिए जल्दी से, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इन सैलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि साहब इट इज मेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। अब बैकबोन क्या होती है, जरा इसको भी देख लेते हैं हम कि ये बैकबोन क्या है। देखिए बैकबोन होती है ये जो शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है उसे हम कहते हैं डीएनए की बैकबोन कह देते हैं, ठीक है, इससे बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से। आइए वापस इस पे आते हैं, तो किसका बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट का, एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। आप अगर इसमें देखें तो बेस जो है ये बेस अंदर की तरफ है, पूरा इसमें अंदर की तरफ आ रहा है, इधर भी बेस अंदर की तरफ आ रहा है, तो बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड।
अब बात करते हैं द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तीसरी बात करते हैं द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पैरेलल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों पेयर्ड रहते हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन से बनाता है, एडेनिन थाइमिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बता दिए। इसके बाद बात करी जाए द ट्रू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, और ये जो क्वाइलिंग है कैसी होगी, ये राइट हैंडेड फैशन में चलेगी, राइट हैंडेड फैशन में, ठीक। और 3.4 नैनोमीटर का पिच है, इसके अलावा 10 पेयर होते हैं, और क्या होता है इसमें, जो दो बेस पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 0.34 नैनोमीटर का, ठीक। इसके बाद जो एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखें तो देखिए ये इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, एक जा रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस तरह से ये डिब्बे बना बना के इन्होंने एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, ठीक। आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसी के बाद आता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और वो किसने दिया था, क्रिक ने दिया, क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे चलती है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस तरह से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चलती है। और इसका फिर इन्होंने नाम बताया कि डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन सकता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। 2013 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, और हो सकता है आगे भी है, वो इसको मिस कर देते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है वापस? हाँ, बन सकता है। आरएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आपका क्रिक ने यही इंफॉर्मेशन पूरी बताई थी। अब हम लोग बात करेंगे चारगाफ रूल की, 2-4 पॉइंट है उनको जल्दी से देख लेंगे। देखिए चारगाफ जो है उन्होंने अपना एक रूल दिया, कुछ पॉइंट बताए, उनका प्यूरीन पिरिमिडीन के बराबर होता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट पर रहता है, यानी कि A+T एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन के बराबर रहेंगे, ठीक। उनका मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड वाइस वर्सा, और जो है ऐसे ही ग्वानिन के लिए भी साइटोसिन का अमाउंट होता है, यानी A/T कर दो तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इक्वल है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मोलर अमाउंट ऑफ G और C कर दिया जाए मोलर अमाउंट तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। इनका शुगर डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट अकर्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस, एक ही मोलर प्रोपोर्शंस में रहेंगे, एक ही मोलर। और उनका A+T और G+C का जो रेशियो है ये वेरिएबल रहता है, अलग अलग रहता है, हर किसी के लिए अलग अलग रहता है, यानी A+T एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हर एक स्पीशीज के लिए ये कांस्टेंट रहता है। जैसे मैन के लिए A+T और G+C का जो रेशियो आएगा वो 1.5 आएगा, P के लिए 1.62, E. coli के लिए 0.93, ये याद कर लीजिएगा। इस तरह से चारगाफ रूल भी हमारा खत्म हो जाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डबल हेलिक्स कैसा होता है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से राइट हैंडेड क्वाइलिंग कर रहे हैं। डीएनए जो होता है हमारा कितने तरीके का होता है, A, B, C, D और Z, 5 टाइप का डीएनए होता है, टाइप्स अगर बात करी जाए। और इसमें भी हम किसके बेसिस पे इसे डिफाइन कर रहे हैं, बेस पेयर के बेस पे, बेस पेयर। तो 12, 10, 12, 11, 10, 9 और 8। डीएनए में जो Z वाला डीएनए है उसमें 12 बेस पेयर होते हैं पर टर्म, एक टर्म में कितने बेस पेयर हो जाएंगे, एक टर्म में 12, इसमें 11, इसमें 10। तो जो 10 बेस पेयर है वही तो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया, यानी कि जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल दिया होगा वो कौन सा होगा, 10 बेस पेयर वाला होगा, और वो डीएनए था आपका
बी डीएनए। कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। अब अगर इसकी बात करी जाए कि किस हैंड की तरफ ये कॉइलिंग होगी, तो जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती है। जेड डीएनए की कॉइलिंग कैसी है? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। और ए बी सी डी ये कौन है? राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि साहब हमारा डीएनए का पूरा बात हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं। ये डीएनए कैसे पैक होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका डीएनए की जो लेंथ है उसको हम कैसे नापेंगे, डीएनए की लेंथ को कैसे नापा जाता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि साहब एक डीएनए है जिसमें 20 नाइट्रोजनस बेस हैं या बेस पेयर है, 20 बेस पेयर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो आपको पता है हर बेस पेयर के बीच की लेंथ कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 34 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, 0.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। इंटू अगर कर दो तुम 20 तो क्या हो जाएगा? 20 बेस पेयर है, इनके बीच की दूरी इतनी है, तो क्या जाएगी? पूरी इसकी लेंथ निकल जाएगी। इस तरह से हम अपने जो हमारा डीएनए उसकी लेंथ कितनी होगी, हमारा जो डीएनए उसकी लेंथ हमारे अंदर बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर हमारे अंदर, और एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? इतनी है, 0.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो हमारा टोटल डीएनए की लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल डीएनए की लेंथ कितनी हो जाएगी? लगभग 2.24 करके आ जाएगा, तो 2.2 मीटर हम कह सकते हैं। और हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर की पूरा जेनेटिक मटेरियल, और न्यूक्लियस की जो ओवरऑल जो डायमीटर है वो 10 टू पावर माइनस 6 होता है मीटर। सोचिए इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे रहता होगा। इसी बात को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे पैक होगा और कैसे हमारी इस छोटी से न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए रहता होगा। चलिए तो यहाँ तक के लिए पूरी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करें। हैव अ नाइस डे।